हेलो। आज हम बात करेंगे सोमाली पायरेट्स के बारे में। खुले समंदर में एक अलग ही दुनिया होती है। सोमालिया के समुद्र के किनारे एक कहानी है। एक कहानी मजबूरी की, जीने की, उन लोगों की जो मजबूर हैं। हम देखेंगे कि ये सब कैसे हुआ, किन वजहों से ये हुआ। मेरे साथ बने रहिए। सदियों से अफ्रीका के हॉर्न के पास के पानी व्यापार का रास्ता रहे हैं। मसाले, रेशम, खजाने सब इन समुद्री रास्तों से होकर गुजरते थे। लेकिन व्यापार के साथ खतरे भी आते हैं। 1991 के बाद सब कुछ बदल गया। ना कोई कानून, ना कोई सुरक्षा। विदेशी जहाज आने लगे, गैर कानूनी मछली पकड़ने लगे। सोचो, आपके पास कुछ भी नहीं है, समुद्र, आपकी रोजी रोटी लूटा जा रहा है। आप भी कहेंगे बस बहुत हुआ। राष्ट्रपति सियाद बर्रे एक तानाशाह थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब उनका शासन खत्म हुआ तो सोमालिया बिना नेता के हो गया। कबीलाई युद्ध छिड़ गए, सरदारों ने देश को बांट लिया। विदेशी मछली पकड़ने वाले बेड़े ने अराजकता का फायदा उठाया। औद्योगिक ट्रॉलर मछलियों को खत्म कर रहे थे। पानी में जहरीला कचरा डाला जा रहा था। समुद्र को जहरीला करना आपकी रोजी रोटी, यह जीने मरने का सवाल था। देखिए, मैं यहां पायरेसी को सही नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन इसे समझने के लिए हमें मजबूरी को समझना होगा। ऐसी जगह पर रहने की कल्पना करो जहां नौकरी नहीं है, कोई अवसर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। पायरेसी एक रास्ता बन गया। उन्होंने इन विशाल जहाजों, धन के प्रतीकों को अपने पानी से गुजरते देखा। यह दाऊद बनाम गोलियत है, लेकिन इस कहानी में दाऊद के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। समुद्र सोमालिया का अन्नदाता था, लेकिन गैर कानूनी मछली पकड़ना उनके मुंह से खाना चुराने जैसा था। विदेशी ट्रॉलर बड़े बड़े जाल लेकर आते थे, सब कुछ ले जाते थे। इन अवैध कामों ने मछलियों के भंडार को नष्ट कर दिया। परिवार भूखे मर रहे थे। उस गुस्से, उस हताशा, उस लाचारी की कल्पना करो। और वह कचरा, वह जहरीला कचरा, यह सोमाली लोगों, उनके जीवन, उनके भविष्य के लिए एक घोर अवहेलना थी। सोमालिया में फैली अराजकता में सरदार सत्ता में आ गए। उनका बंदरगाहों, हथियारों, आदमियों पर नियंत्रण था और उन्होंने पायरेसी में एक मौका देखा। सरदारों ने समुद्री लुटेरों के गिरोह को सुरक्षा प्रदान की, तट पर सुरक्षित ठिकाने दिए और फिरौती में हिस्सा लिया। सोचो, एक ऐसी व्यवस्था जहां अपराधियों को उन्हीं लोगों द्वारा संरक्षण दिया जाता है जिन्हें उन्हें सलाखों के पीछे डालना चाहिए। यह सोमालिया की हकीकत थी। पायरेसी के पहले हमले अमीरी के लिए नहीं थे, वे जीने के लिए थे। सोमाली मछुआरे अवैध ट्रॉलरों पर हमला करते थे, उन्हें भगाने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती गई, हमले अधिक संगठित, अधिक साहसी होते गए। मछुआरे अब केवल अपने पानी की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे वापस लड़ रहे थे। मजबूरी में इंसान को गलत रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं ने सोमाली तट पर गश्त करना शुरू किया, समुद्री लुटेरों ने खुद को ढाल लिया। वे और अधिक कुशल हो गए, उनकी रणनीति अधिक साहसी हो गई। वे एक कदम आगे रहने के लिए तकनीक, खुफिया जानकारी और दुस्साहस का इस्तेमाल करते थे। वे किसी से भी बेहतर पानी को जानते थे। वे एक बड़ा दांव खेल रहे थे और वे जीत रहे थे। यह उनकी मजबूरी, उनकी चतुराई और उनकी क्रूरता का प्रमाण था। दुनिया ने तब ध्यान दिया जब समुद्री लुटेरों ने बड़े जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। शानदार नौकाएं, तेल टैंकर, मालवाहक जहाज, कुछ भी सीमा से बाहर नहीं था। फ्रांसीसी नौका लेपोनेंट के अपहरण ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में खलबली मचा दी। फिर आया MV सीरियस स्टार, एक सऊदी सुपर टैंकर। वे एक वैश्विक खतरा बन गए थे। उनके साथ अब पूरी दुनिया को निपटना था। मेर्स्क एलाबामा के अपहरण ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स ने अपने चालक दल को बचाने के लिए खुद को बंधक बना लिया। यह गतिरोध कई दिनों तक चला। अंत में अमेरिकी नौसेना के सील्स ने स्थिति को संभाला। एक साहसी बचाव अभियान ने कैप्टन फिलिप्स को मुक्त कराया। यह एक जीत थी, लेकिन इन पानी में नाविकों द्वारा सामना किए जाने वाले खतरों की याद दिलाती है। समुद्री लुटेरों के साथ बातचीत करना किसी व्यापारिक सौदे पर बातचीत करने जैसा नहीं है। ये हताश लोग थे, अक्सर ड्रग्स के नशे में, हथियारबंद और खतरनाक। दबाव बहुत ज्यादा था। बातचीत करने वालों को शांत, एकत्रित और हमेशा एक कदम आगे रहना पड़ता था।
जरा सोचिए, जिम्मेदारी का भार, ये जानते हुए कि बंधकों की जान आपके शब्दों पर टिकी है। ये एक उच्च दबाव वाला माहौल था, कूटनीति और बल के बीच एक नाजुक नृत्य। समुद्री लुटेरों के दल केवल गुंडों के यादृच्छिक समूह नहीं थे, वे संगठित थे। सबसे ऊपर आपके पास फाइनेंसर थे, वे निवेशक जिन्होंने ऑपरेशन को फंड दिया था। फिर आपके पास आयोजक थे, ऑपरेशन के लॉजिस्टिक दिमाग। और फिर आपके पास पैदल सैनिक थे, वे युवा जो हमलों को अंजाम देते थे। कल्पना कीजिए, एक ऐसी व्यवस्था जहां पैसे के लिए बेताब युवकों को अपराध के जीवन में धकेल दिया जाता है। सोमाली समुद्री लुटेरों को ऑपरेशन के लिए ठिकानों की जरूरत थी। तटीय शहर अक्सर सरदारों द्वारा नियंत्रित सुरक्षित ठिकाने प्रदान करते थे। लेकिन जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ता गया, समुद्री लुटेरों ने खुद को ढाल लिया। वे मदरशिप का उपयोग करने लगे। बड़े जहाजों ने उन्हें समुद्र में आगे तक काम करने की अनुमति दी। समुद्री डकैती का मुकाबला करने की कोशिश कर रही अंतरराष्ट्रीय ताकतों के लिए यह एक लॉजिस्टिक दुस्वप्न था। मदरशिप का उपयोग एक गेम चेंजर था। इन बड़े जहाजों ने समुद्री लुटेरों को तट से दूर गहरे पानी में काम करने की अनुमति दी। वे छोटी तेज नावों का उपयोग करके मदरशिप से अपने हमले शुरू करते थे। मदरशिप ने उन्हें संचालन का आधार, एक मोबाइल कमांड सेंटर प्रदान किया। मदरशिप रणनीति समुद्री लुटेरों की अनुकूलन क्षमता और उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा का प्रमाण थी। समुद्री लुटेरों के पास परिष्कृत हथियार या तकनीक नहीं थी। वे छोटी तेज नावों का इस्तेमाल करते थे, अक्सर खुली नावें जिनमें आउटबोर्ड मोटर लगे होते थे। उनके हथियार अक्सर पुराने अलास्का 47 आरपीजी होते थे। लेकिन जिस चीज की उनके पास कमी थी वह थी उनकी दुस्साहस, क्रूरता। वे जीवित रहने के लिए, धन के लिए, गरीबी से बाहर निकलने के रास्ते के लिए लड़ रहे थे। यह एक भयानक अनुभव था जिसने कई नाविकों को मानसिक रूप से परेशान कर दिया। एक समुद्री डाकू जहाज पर सभी के लिए एक भूमिका थी। आपके पास कप्तान था, नेता था, वह जो निर्णय लेता था। नेविगेटर जिसने पाठ्यक्रम की योजना बनाई। बातचीत करने वाला जो फिरौती की मांग करता था। बोर्डिंग पार्टी वे जो जहाजों पर धावा बोलते थे। वे अपराधी थे, लेकिन वे एक टीम भी थे। जब फिरौती दी जाती थी तो पैसा गायब नहीं होता था। यह अपराधियों, भ्रष्ट अधिकारियों और व्यापारियों के एक नेटवर्क के माध्यम से प्रवाहित होता था। अधिकांश पैसा फाइनेंसरों के पास जाता था। समुद्री लुटेरों को छोटा हिस्सा मिलता था, बाकी को हटा दिया गया, व्यवसायों के माध्यम से लूट लिया गया। समुद्री डकैती सोमाली समाज के ताने बाने को खा रहा था। द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ पायरेसी। हमने कैसे और क्यों हताशा, हिंसा, लालच को देखा है, लेकिन हम मानवीय कीमत को नहीं भूल सकते। नाविकों को बंधक बना लिया गया, उन्हें मानसिक आघात पहुंचा, उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। सोमाली लोग गरीबी और हिंसा के चक्र में फंस गए। पायरेसी ये कोई आसान समस्या नहीं है, लेकिन इसे चलाने वाली ताकतों को समझकर हम आगे बढ़ने का रास्ता खोजने की उम्मीद कर सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।